दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या? तरंग गति। तरंग गति गति कितने प्रकार की होती हैं, तरंग गति में कौन कौन सी गति आती हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज संडे है, लेकिन अपने लिए जब तक सिलेक्शन नहीं होगा नो संडे और नो GH। ओके, लगे रहो लगातार, बस सिलेक्शन लेने के बाद खूब संडे बनाना, GH बनाना। ओके चलो शुरू करते हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु के माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित करता है। ये तरंग है ना। तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तरंगें दो प्रकार की, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अब यांत्रिक तरंगें के भी दो पार्ट होते हैं। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं। तो यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें दो प्रकार की होगी। अब देखो यांत्रिक तरंगें होते क्या है, समझ लो। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले, देखो ये चीज़ है, जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। अपना स्वरूप नहीं बदलता और निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, यांत्रिक तरंगें हैं। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं। ओनली अगर कोई भौतिक माध्यम होगा, है ना, उसी में ही संचरित होंगी, उनमें उसमें ही चल सकती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल, देखो, केवल ऊर्जा संवेग का ही संचरण होता है, द्रव्य यानी मैटर का नहीं। यांत्रिक तरंगें केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण कर सकती हैं, यानी मैटर का संचरण नहीं कर सकती, द्रव्य यानी मैटर का संचरण नहीं कर सकती हैं। जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, अब कौन कौन उदाहरण देख लो इसको, कौन सी यांत्रिक तरंगों के? जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। ये सब कौन? जल तरंग, जल पर जो तरंग बनती है, कुछ पत्थर फेंकते हैं ना हम, उसमें तरंग बनती है, तो यांत्रिक तरंगें वो। ध्वनि तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें, ये सब यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों के प्रकार। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। इन कणों के कंपन के दिशा के अनुसार, जो कण जो कंपन कर रहे हैं ना, उनकी दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? मैंने बताया ना भी, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब देखो कौन कौन सी होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ते हैं पहले। देखो पहले तरंगें दो प्रकार की, यांत्रिक और कौन सी दूसरी बताई थी, बताना आप। अभी आएगा आगे, बताओ। फिर अनुप्रस्थ, उनको यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगें हम पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या है? किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, देखो ऐसे 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 हैं, इसको बोलते हैं लंबवत, यानी वर्टिकल मूवमेंट करें तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगें। उदाहरण, तनी हुई डोरी, रस्सी की कंपन। अब रस्सी हम मारते हैं ना, हिलाते हैं ना रस्सी, तो ऐसे कंपन करती है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कंपन करती है। तो क्या हो गई है? कौन सी हो गई है? ये हो गई कौन सी? यस, अनुप्रस्थ तरंग होगी। अच्छा, किसी डोरी या रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर दूसरे सिरे को मुक्त सिरे के ऊपर नीचे हिलाते हैं तो इस रस्सी में कणों का कंपन जो होता है ना, बताया ना, गति की दिशा के लंबवत होता है, इसी को अनुप्रस्थ तरंगें बोलेंगे। स्पष्ट है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा आ जाओ, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें भी अनुप्रस्थ होती हैं। पानी की सतह पर, समुद्र कभी देखे होंगे आपने, लहरें जो आती हैं ऊपर नीचे, कभी ऊपर होगी कभी नीचे जाएगी, तो कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। उत्पन्न करने की बात हो रही है। कहीं आप सोचो पानी का उदाहरण दे रहा है, चल तो सकती हैं लेकिन क्या है, उत्पन्न केवल ठोसों में हो सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में जो जनरेट होंगी, पैदा होंगी, केवल ठोसों में हो सकती हैं, इनमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें नहीं उत्पन्न की जा सकती। गैसों में, द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। देखा, मैं बता रहा था। तो देखो समुद्र का जो उदाहरण दिया, तो समुद्र के नीचे नहीं बन सकती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, कभी भी ऊपर ऊपर बन सकती हैं, तल पे बन सकती हैं। ठीक है, और गैसों में तो बन ही नहीं सकती हैं। ठीक है, ठोसों में बनती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें विद्युत चुंबकीय हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगें जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, अतः अनुप्रस्थ तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी हो सकती हैं। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग में माध्य स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग कहते हैं, यानी क्रेस्ट कहते हैं। यानी देखो ये है एक माध्य, और इससे जितना ऊपर जा रही है, तो ये जो है यहाँ से लेकर ये वाला है पोर्शन, इसको बोलेंगे क्रस्ट। और फिर ये नीचे भी तो जाएगी ऐसे, इसको बोलेंगे क्या? नीचे वाले को क्या बोलेंगे? इसको गर्त बोलते हैं, यानी
क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। देखो अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, हाँ अभी देख लेते हैं, चलो इसको थोड़ा हटा के। हाँ तो देखो, माध्य स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग बोलेंगे यानी क्रेस्ट बोलेंगे, और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन उसको क्या बोलेंगे, गर्त यानी ट्रफ बोलेंगे, ट्रफ। अच्छा, किसी तरंग के दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी नियत होती है, फिक्स होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक है और या यहाँ से यहाँ तक, ये फिक्स होती है दूरी, है ना, ये एक की जितनी होगी सभी की उतनी होगी, जिसे क्या बोलते हैं, ये दूरी नियत होती है, फिक्स होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है तरंग दैर्ध्य है ना, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक अक्षर है ये लैम्डा, इससे प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। वहीं नीचे ये भी तरंग दैर्ध्य होगा, है ना, नीचे हो चाहे ऊपर हो, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, समझे, तरंग के संरचरण की दशाएं इधर इधर साइड में तरंग जा रही हैं। ठीक, अब दूसरी आ जाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखो, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर, ऐसे 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 समानांतर बोलते हैं ना, समानांतर गति करते हैं, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने, तो स्प्रिंग की कैसे गति होती है, ऐसे थोड़ी होती है स्प्रिंग गति, स्प्रिंग गति ऐसे चलती है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इस तरह से चलेगी, तो स्प्रिंग की गति क्या होगी, अनुदैर्ध्य तरंग होगी, है ना, स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग होगी, समझ गए। अब देखो देखो ये रहा, ये वो संपीड़न। अब देखो समझना, ये जो सिकड़ी हुई है इसको बोलते हैं संपीड़न है, और जो दूर दूर है इसको बोलते हैं विरलन, संपीड़न विरलन। अब देखो, जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास होते हैं वे स्थान क्या कहलाते हैं, संपीड़न यानी कंप्रेशन कहलाते हैं, कंप्रेशन की दिशा कहे जाते हैं। तथा जिन स्थानों पर चक्कर दूर दूर होते हैं वे स्थान विरलन यानी रेयरफैक्शन कहलाते हैं, रेयरफैक्शन की कहे जाते हैं। ठीक है, हो गए, दूर दूर है तो विरलन, नज़दीक है संपीड़न। एक संपीड़न से दूसरे समीपवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरलन से दूसरे समीपवर्ती विरलन की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। समझ गए, वही बात है मैंने बताई, एक विरलन से दूसरे विरलन और एक तरंग दैर्ध्य, एक संपीड़न से दूसरा संपीड़न, कोई भी मान लो, इस दोनों के बीच की दूरी जो है उसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तरंग दैर्ध्य सभी प्रकार के माध्यमों, कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ये जो अनुदैर्ध्य होती हैं सभी प्रकार के माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। अब समझे, देखो अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, और उस पर लिक्विड पे यानी द्रव पे केवल वो चल सकती हैं, ऊपर बन सकती हैं, लेकिन गैस में कभी भी अनुप्रस्थ तरंगें नहीं बन सकती हैं। लेकिन वहीं उल्टा है अनुदैर्ध्य तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। समझ गए। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्वनि तरंगें कौन सी हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें हमेशा यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, है ना। अच्छा, द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती हैं। समझ गए, द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती हैं, बनती हैं, लेकिन अंदर में केवल अनुदैर्ध्य तरंग चलती हैं, अंदर में अनुप्रस्थ तरंगें नहीं चलती हैं। अब अगला चीज़ देखते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्य स्थिति, है ना, माध्य स्थिति से कोई कण अपना एक कंपन पूरा जितने समय में करता है, मतलब एक कंपन पूरा करने में जितना उसको समय लगता है किसी कण को, तो उसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति क्या होती है भैया, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने के माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन पूरे करता है, देखो एक कंपन पूरा करने में जितना समय, आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने कंपन करते हैं उसको उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति से एन, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होता है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति हमारी होती है स्मॉल एन, और भैया आवर्तकाल टी होता है, इस कैपिटल टी, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य की चाल क्या होती है, तरंग दैर्ध्य की चाल v इजिकल टू क्या होता है, एन लैम्डा। देखो चाल बराबर होती है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अब आवृत्ति क्या लिख सकते हैं, एक बटे आवर्तकाल, एक बटे आवर्तकाल लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, चूंकि आवृत्ति बराबर होती है एक बटे आवर्तकाल, तो इसलिए v इजिकल टू होती है लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी। समझ गए, ये है इनका बीच में संबंध है। विद्युत चुंबकीय तरंग है दूसरी। अब देखो, अब दूसरी जब पहली अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, और देखो दो तरंग जो है मैकेनिकल वेव, है ना, यांत्रिक तरंग है, और उसमें भी दो प्रकार बांटा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं दूसरे प्रकार की, हमने बताया था ना पहले, तो अब इनको समझ लेते हैं। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है,
ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनको विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। जैसे प्रकाश की तरंगें, एक्स किरणें, वाई किरणें, एक्स किरणें, ये लैम्डा, ये क्या बोलते हैं, एक्स, गामा, बीटा, ये जो रेज होती हैं, रेडियो तरंगें इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं तथा इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट है, प्रकाश जो है अपने आप में विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो सभी विद्युत चुम्बकियों की चाल एक होती है और क्या है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, 3 गुणा 8, हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना प्रकाश की चाल, तो यही होती है सबकी। अब देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न प्रकार व उनकी घटती हुई तरंग दैर्घ्यों का वर्गीकरण। अब देख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देखो क्या है इसमें, ज़्यादा नहीं समझना है। देखो सबसे ज़्यादा आवृत्ति की बात करें तो किसकी, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। वहीं तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है गामा किरण का। गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका, गामा का, और सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा की। वहीं अब देखो इसको बाद में देखेंगे, वहीं रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो एक चीज़ और देख लो, 10 प्रकाश जो होता है ना हमारा, लाइट जो होती है, प्रकाश, ये 400 nm है ना, यहाँ से शुरू होता है और 700 nm तक चलता है ना, और 7 कणों में तो सबसे कम होता है बैंगनी कलर, और ये होता है 400 450 के बीच में, यहाँ पे बैंगनी कलर बनता है। 400 शुरू होकर 700 nm तक है, यहाँ तक चलता है, और लाल का सबसे ज़्यादा होता है ये, और क्या तरंग दैर्घ्य है ये, और भैया बैंगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, इतना समझो, बाकी इसको ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर हुआ। आप लोगों को अगर पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं चैनल पे तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मैं आपको बेहतर से बेहतर ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा, एक टॉप वीडियो है। बस 2-3 वीडियो आएंगे और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन लगवाऊँगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग बस लगे रहिए, सिलेक्शन होना ही है। ओके, थैंक यू सो मच।